पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices, we name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth in the future. अभी किसी का बता रहे थे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज बोधगया पहुंचे, जहां वे मगध विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इकोनॉमिक एसोसिएशन ऑफ बिहार के तहत 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री का स्वागत मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी शाही के द्वारा अंग वस्त्र, पुष्प गुच्छ और मेमेंटो देकर स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर विभिन्न कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राएं और कॉलेज के प्रोफेसर और शिक्षक शामिल हुए। बता दें कि इस कार्यक्रम के बाद मगध विश्वविद्यालय के समीप एनएचआई के द्वारा एक सभा का भी आयोजन किया गया है, जहां गया सहित बिहार वासियों के लिए एक बड़ी सौगात देंगे। 3700 करोड़ से अधिक से सड़क परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं आज शाम 5 बजे महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिर से आपको बता दूं, ये बात आप जरूर याद रखिए। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices, we name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth in the future. अभी किसी का बता रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिहार में पहली बार आपका शुरुआत हुई है, और मैं ये मानता हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, और हमारा भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इतना विद्वान नहीं हूँ कि मैं जब 75 में विद्यार्थी था और उसी 25 दिसंबर में इधर से लगे, तो मैं 11वीं में पढ़ रहा था। तो उस समय मैं एक्टिविस्ट के रूप में जयप्रकाश जी के आह्वान पर उसी आंदोलन में जुड़ गया। तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि 11 की परीक्षा जब हुई तब मुझे 52% मार्क्स मिले, जबकि पहले मेरे में फर्स्ट क्लास मिलता था, क्योंकि मेरा ध्यान उस समय भर्ती हिस्सा था। और जब मैं मेरे घर में मेरे माता पिता बड़ी बहनों की इच्छा से मैं इंजीनियर था, पर इंजीनियरिंग को एडमिशन थी, मिनिमम क्वालिफिकेशन था कि 50% से ज़्यादा साइंस ग्रुप में मार्क होने चाहिए, तो इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए आप क्वालिफाई हो। अब मुझे दुर्भाग्य ऐसा कि मुझे 49.26% मिले, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज को मुझे एडमिशन नहीं मिली। अब मुझे 9 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली, 9 डॉक्टर, और उसमें से 5 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली एग्रीकल्चर साइंस, कृषि विज्ञान में। सब लोग तो मुझे रोड की नहीं जाते, पर मैं किसानों में काम करता हूँ, क्योंकि मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। तो मैंने ये तय किया कि मैं अपने जीवन में ये आत्महत्या को रोकने के लिए काम करूँगा। तो मैं अभी हमारे डिपार्टमेंट में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड, टनेज बने, रोड बने, ब्रिजेज बने, हाईवे बने, 50 लाख करोड़ के काम मैंने करके था। तो मुझे जब बड़े अधिकारी हमारे इंजीनियर से उनके गलत फहमी है कि मैं इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट हूँ, तो उनको लगता है कि टेक्निकल क्वेश्चन सब पूछेंगे। और अभी तो मैंने तय कर दिया कि मुझे कितने कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करना और कितने लोगों को सर्विस से निकालना, इसका भी मुझे रिकॉर्ड बनाना, जो अनप्रोडक्टिव है उनको हटाना। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि नॉलेज और लाइफ में सक्सेस का कोई संबंध। मेरे साथ मेरा एक दोस्त, वो लॉ में ऐसे ही निकल पकड़ के बेचारा लॉ बना, और आज हिंदुस्तान के मशहूर 10 एडवोकेट हैं।
और जो बहुत मेरिट में आया था उसकी प्रैक्टिस नहीं देखी। तो नॉलेज को हासिल करना और प्रैक्टिस में सक्सेसफुल होना दोनों एक नहीं है। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट बिहाइंड एजुकेशन। एक बहुत अच्छी बात हुई थी, मैं सुनी, एक पंडित जी का रशियन मॉडल था जो सोशलिज्म और कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित था। फिर दूसरा था वो कम्युनिस्ट विचारधारा का मॉडल था दुनिया के मजदूरों को, वो वर्ग विग्रह के आधार पर मजदूरों का शोषण हो रहा है इस बात को लेकर वर्ग विग्रह की बात करते थे। फिर तीसरा जो था समाजवादी था, और उसमें भी बड़े बड़े नेता थे। पर आज जब आप देखिए 1947 के बाद आज 75 साल हुए हैं, 75 साल में क्या परिणाम हुआ? तो जो पंडित जी का सोशो कम्युनिस्ट मॉडल था वो भी समाप्त हो गया। समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचार के लगभग समाप्ति के कगार पर खड़ा है, और कम्युनिस्ट विचारधारा चाइना और रशिया में भी समाप्त हो। एक हंगेरी करके राष्ट्र है, मैं वहां गया था, वहां पे एक गार्डन लगे, वहां बुडापेस्ट करके उनके कैपिटल का नाम है। और वहां जाने के बाद जब मुझे पता चला, एक बगीचे में एक कोने में 15 और 20 पत्थर की बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हुई थी। तो मैंने स्वाभाविक रूप से हमारे एम्बेसडर से पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये लेनिन, मार्क्स, स्टालिन सबकी प्रतिमा है। यहाँ रिवॉल्यूशन हुआ और लोगों ने जो चौक पे रखी हुई प्रतिमा थी उनको तोड़ दिया, तब सरकार ने उस मूर्तियों को लाकर एक कोने में रखा। यानी कम्युनिस्ट विचारधारा लगभग आज उन्होंने विचार को छोड़ दिया। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो चाइना के प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ने हमें आमंत्रित किया। मैं एक डेलीगेशन लेकर चाइना गया था। तो चाइना में जैसे हम उतरे तो शंघाई करके शहर और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी, मार्केट बन रहे थे। तो मैंने उनको प्रश्न पूछा कि पैसे कहाँ से आए? तो जैसे हमारे यहाँ नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस NRI कहते हैं, वहाँ वो मंगोलियन वंश के नॉन रेसिडेंट चाइनीज ये वर्ल्ड में बड़े धनवान हैं, और उनको सरकार ने ओपन कर दिया, और जिसके कारण बड़े पैमाने पर वहाँ इन्वेस्टमेंट आई, और शांघाई में बड़े बड़े होटल, बिल्डिंग, कन्वेंशन सेंटर, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से शुरू हो गए। और जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जी को मिला तब चर्चा करते हुए मैंने पूछा कि कम्युनिस्ट विचारधारा तो इसको अनुमति है, केवल लाल झंडा छोड़कर सब बातें आपने बदल दी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें हमारे देश की प्रगति का विकास करना है, और इसलिए समय के साथ जो भी आवश्यकता होगी उसके साथ साथ बदलेंगे। सो देयर इज नथिंग इज रिजिड इन इकोनॉमिक्स। जो कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं, और हमें समय के साथ ये समझना होगा। उद्देश्य एक ही है, पर जैसे आप कहते हैं कि कोई डिसीज होता है तो कौन सा इंजेक्शन है जिससे हमको आराम पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हमारे इकोनॉमी में इन सब बातों पर विचार करते हुए आपको आपकी इकोनॉमिक सोच में ये सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गांव, गरीब, मजदूर और किसान। हमारे देश में करीब 130 सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, 500 ब्लॉक्स हैं, और उनको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से प्रगति और विकास की ओर ले जाना और उनकी विकास को प्राथमिकता देना, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी भी है, कर्तव्य भी है। और इसलिए मैं आपको ये बताऊं कि अभी आप देखिए कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे डिजाइन करते हैं। हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे ग्रोथ की, GDP ग्रोथ के 3 इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं।
पहला सेक्टर है इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें देश में 22 से 24% हमारी ग्रोथ, हमारा इनकम होता है।